हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जो पैराडाइम्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का, हम लोग उसको पढ़ जब हम देख रहे थे उसको तो हमने देखा कि किस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स का, क्लास का और सारी चीज़ों का। तो वो जितने के जितने मतलब कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना? इनहेरिटेंस था, पॉलीमॉर्फिज़्म था, एब्स्ट्रैक्शन था और आपका मैसेज बाइंडिंग था, मैसेज पासिंग था, डायनामिक बाइंडिंग सॉरी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर पढ़ रहे थे। अब दोस्तों हम लोग जब हमारे चैप्टर में हमने जब देखा तो हमने ये देखा कि भाई इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को तो डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे जैसी-जैसी प्रॉब्लम होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम दोस्तों हमारी आ रही थी वो यहाँ पे आ रही थी कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो यूज़र्स के लिए बनाते हैं, ठीक है? और यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ही हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन मोटो होता है। अब अगर हम यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो यूज़र को प्रोग्रामिंग नहीं आती। अगर यूज़र को प्रोग्रामिंग आती तो कहीं न कहीं वो फिर खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलप करता। लेकिन अगर यूज़र आपके पास आया है तो आपको उस पर्टिकुलर यूज़र को आप जो वर्क कर रहे हैं टाइम टू टाइम उसको क्या आपने प्रोग्रेस की है या आपकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से वर्क करेगी, वो आपको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करने से पहले यूज़र को दिखाते रहना होता है ताकि यूज़र सैटिस्फाई हो सके कि हाँ, उसका काम जो है वो ठीक ढंग से चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में हमने डायग्राम्स क्रिएट किए, मॉडल क्रिएट किए और इन मॉडल्स को के थ्रू और इन डायग्राम्स के थ्रू हम आसानी से यूज़र्स को ये समझा सकते थे कि किस तरीके से कैसे हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे क्लास है, ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्लास का इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहा है। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस डायग्राम के बारे में देखा था, ठीक है? तो ये जितने के जितने डायग्राम्स थे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये सब यूएमएल के अंदर आते हैं यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो एक वे है जिसके थ्रू हम डायग्राम को किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू अगर हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसके डायग्राम को मतलब कि मेंशन करेंगे, मतलब कि किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता जो है वो हमें यूएमएल प्रोवाइड करता है। यूएमएल के थ्रू दोस्तों हमने बात किया था कि 2 तरीके के हम लोग डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा आपका बिहेवियरल होता है, ठीक है ना? तो हम लोग स्ट्रक्चरल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियरल डायग्राम के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सीक्वेंशियल डायग्राम को देखा था और किस तरीके से देखा था कि हमने इस सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है? तो ठीक उसी तरीके से बिहेवियर के सिस्टम के बिहेवियर को चेक करने के लिए दोस्तों एक और डायग्राम का यूज़ होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जिसका नाम है यूज़र केस डायग्राम। ठीक है दोस्तों? अब जैसा कि नाम ही है यूज़र केस, तो आइए पहले जानते हैं यूज़र केस होता क्या है? ठीक है? तो जैसा कि देखिए दोस्तों इस डेफिनिशन में लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो user case is a methodology used in system analysis to identify, clarify and organize system requirements। ठीक है, यानी कि यूजर केस डायग्राम क्या है कि वो सिस्टम को एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करता है उसको कि कैसे कि और क्लियरिफाई करता है कि क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना? और किस तरीके से हम उस रिक्वायरमेंट्स को एक मतलब कि एक साथ असेंबल कर सकते हैं या एक साथ रख सकते हैं। The use case is made up to a set of possible sequences of interaction between system and user in a particular environment and related to a particular goal। मीन्स यूज केस जो है वो जो हमारे यूजर्स हैं और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है और उनके इंटरेक्शन के बाद जो हमारा क्या हमारा इनपुट जा रहा है, क्या हमारी फंक्शनैलिटी हमें वापस मिल रही है, ठीक है ना? या क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है ना? तो हम ये यूज केस के थ्रू, यूज केस डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आगे द मेथड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स टेकन बाय यूजर टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। मीन्स ये डायग्राम जो है एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन
क्रिएट करता है कि किस तरीके से एक यूज़र सिस्टम से इंटरैक्ट होगा और किस तरीके से मतलब कि यह सिस्टम जो है उसको सैटिस्फाई करेगा उसको उसकी क्वेरीज़ को पूरा करके। आगे दोस्तों जैसा कि ये तो हमारा यूज़ केस था मीन्स दोस्त अगर हम बात करें समझने की थोड़ी कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का कुछ न कुछ पर्पज़ होता है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर किसी यूज़र के लिए बनाया जाता है। अब कुछ यूज़र्स जो होते हैं, ठीक है ना? अब वो सिस्टम में अलग-अलग फंक्शनैलिटी है, तो कौन-सा यूज़र किस फंक्शनैलिटी को क्लिक कर रहा है और उसके बाद से फिर सिस्टम कौन से ऑपरेशन को परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी ची ये यूज़ केस डायग्राम बता सकता है कि हम सिस्टम को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन-सी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्टम कौन-सा परफ़ॉर्मेंस या कौन-सा ऑपरेशन जो है सॉरी, वो कौन-सा ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म करेगा। ठीक है ना? तो यूज़ केस एक सिस्टम को कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको क्लियरिफ़ाई करता है और साथ में ये भी बताता है कि अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो फंक्शनैलिटी वो कैसे उसमें इम्प्लीमेंटेड है कि वो उसको परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? दूसरा देखिए जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा और लिखा हुआ है, ये वाली लाइन अगर ये पैरा आप देख रहे हैं तो टू मॉडल अ सिस्टम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज टू कैप्चर द डायनेमिक बिहेवियर, ठीक है ना? मैंने यूज केस जो डायग्राम है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि ये सिस्टम के बिहेवियर को शो करने की कोशिश करता है या फिर शो करता है कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है ना दोस्तों? डायनेमिक बिहेवियर मीन्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम व्हेन इट इज रनिंग ऑब्लिक ऑपरेटिंग, ठीक है ना? यानी डायनेमिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो बिहेवियर जब सिस्टम जिस टाइम पे रन कर रहा हो या ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है ना? तो उस टाइम पे वो किस तरीके की फंक्शनैलिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना? यही उसका होता है सिस्टम बिहेवियर या सॉरी डायनेमिक बिहेवियर, ठीक है दोस्तों? देखिए थोड़ा-सा और इसके बारे में लिखा हुआ है जिससे हम यूज़र केस डायग्राम को और क्लियरली समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Only static behavior is not sufficient to model a system. Rather, dynamic behavior is more important than static behavior. ठीक है ना? यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि केवल अगर हम स्टैटिक बिहेवियर की बात करें या स्ट्रक्चरल बिहेवियर की बात करें तो वो काफ़ी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कोई भी तभी उसको हम क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल स्ट्रक्चर तभी मानेंगे जब उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसका बिहेवियर भी उसी तरीके से हो जिसके लिए हमने उस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो है सफिशिएंट नहीं है किसी मॉडल सिस्टम के लिए, ठीक है ना? जब तक कि उसका बिहेवियर जो है वो शो न किया जा सके, ठीक है ना? तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है in UML, there are 5 diagrams available to model the dynamic nature and use case diagram is one of them. यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 4-5 डायग्राम है, जो सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और भी ऐसे 1-2 डायग्राम है, जो कि सिस्टम के बिहेवियर को दिखाते हैं, ठीक है ना? तो उसी में से एक डायग्राम यूज केस भी है, सॉरी यूज केस डायग्राम भी है जो कि सिस्टम के बिहेवियर को शो करता है, ठीक है ना? Now, as we have to discuss that the use case diagram is dynamic in nature, there should be some internal or external factors for making the interactions. ठीक है? अब कहने का मतलब क्या है कि जो डायनेमिक जो हमारा यूजर केस है वो हमारे सिस्टम के डायनेमिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों बात एक चीज़ और आती है कि अगर हमने बिहेवियर को शो करने के लिए एक से ज़्यादा मतलब कि सिस्टम मतलब कि एक से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है? क्यों ना किसी एक ही डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम आसानी से सिस्टम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन दोस्तों चूँकि देखिए ये अलग-अलग जो 5 टाइप के डायनेमिक ये जो हम डायग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, इनका मोटो यही होता है कि अगर हम हर डायग्राम को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? चाहे एक्टिविटी हो, चाहे यूज़ केस हो सॉरी, यूज़ केस डायग्राम हो, चाहे आपका सीक्वेंशियल डायग्राम हो, ठीक है ना? तो इन सबको जब हम क्रिएट करते हैं ना और इन सबको जब एक बार हम उसको चेक करते हैं ना सारे डायग्राम्स को, तो हमें आसानी से समझ में आता है कि क्या हमसे गलती हुई है या कौन-सी फंक्शनैलिटी हमसे छूट रही है,
ठीक है ना? तो किसी सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें ये सारे के सारे डायग्राम डिज़ाइन करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से आपके सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो मैं ये कहूँ कि यूज़ केस डायग्राम ज़्यादा बेटर है, एक्टिविटी डायग्राम नहीं बेटर है, या फिर सीक्वेंस डायग्राम और अच्छा है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, हर डायग्राम की अपनी एक स्पेशलिटी है, और वो उस स्पेशलिटी को पर्टिकुलर डायग्राम में इम्प्लीमेंट करता है, ताकि यूज़र जो है या फिर डेवलपर जो है वो अच्छे तरीके से समझ सके कि पर्टिकुलर सिस्टम कैसा दिखेगा और किस तरीके से वो वर्क करेगा, कितने कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपने कितने लिए हैं, क्लास कितने लिए हैं, कितने टाइप के क्लासेस हैं, आपस में कैसे उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यूएमएल के थ्रू मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी डायग्राम की बात करें तो हर डायग्राम अपने आप में एक स्पेशलिटी रखता है, इसलिए हर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक बिहेवियर डायग्राम के सारे डायग्राम को नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक्चुअल में अपने सिस्टम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूज केस जो है डायनेमिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए वो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को के इंटरेक्शन के थ्रू, जब मतलब कि इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जब उसमें इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके वो उसको काम कर मतलब कि वो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू करता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजेंट आर नोन एज एक्टर्स, यानी कि जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो एजेंट्स हैं, इनको हम एक्टर्स कहते हैं। और एक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब यूजर, ठीक है ना, और इंटरनल का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर किसी पॉइंट पे अगर कुछ सीक्वेंस कुछ इनपुट पहुंचा, तो अब उस इनपुट के बाद पर्टिकुलर सिस्टम का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो जो इनपुट है वो एक तरीके से उस इनपुट को अडॉप्ट करके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो भी एक तरीके से एक्टर होगा, तो वो इंटरनल होगा। और एक्सटर्नल की बात करें तो आपका यूजर जो है वो एज अ एक्टर काम करता है, क्योंकि यूजर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की किस फंक्शनलिटी को टच करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टच वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है उस सिस्टम में वो परफॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों? तो होप सो आपको यूजर केस डायग्राम समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई पूछे कि यूज केस या यूजर केस क्या होता है, तो आप आसानी से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं पर्पज ऑफ यूजर केस डायग्राम। तो यूजर केस डायग्राम का पर्पज क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, use case diagram are used to gather the requirements of a system including internal and external influence, यानी कि यूज केस डायग्राम जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी मतलब कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको वो एक जगह इकट्ठा करने के काम आता है। यानी कि जब हम विजुलाइज कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें किस जगह पे कौन सी सारी चीज़ें रखनी होती हैं। दीज रिक्वायरमेंट आर मोस्टली डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना? Hence, when a system is analyzed together in its functionalities, use case are prepared and actors are identified, ठीक है? तो जैसे कि जब आपको पता चलता है कि मतलब कैसा आपका सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या होगी, तो उसके हिसाब से आप एक्टर को प्रिपेयर करते हैं और यूज केस बनाते हैं, ठीक है? देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इसके पर्पज को शो करता है। तो पहले पर्पज की बात करते हैं, यूज टू गैदर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, मतलब कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए कि क्या कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन कौन से पर्टिकुलर पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे एसोसिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जनरलाइजेशन कहाँ पे होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की, ये हमें यूज केस डायग्राम के थ्रू आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा दोस्तों, अगर दूसरे फंक्शनलिटी की हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, यूज टू गेट एन आउटसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? तो यूज टू गेट एन आउटसाइड व्यू ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम किस तरीके से बाहर से दिखेगा, इसका भी ये एक आउटपुट शो करता है, ताकि हमें ये दिख सके कि जब हमारा सिस्टम कंप्लीट होगा तो वो किस तरीके से दिखेगा दोस्तों, ठीक है? अगर हम तीसरे इसके पर्पस की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सिस्टम, यानी कि ये भी आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर उसको इफेक्ट करेगा, और उस किस तरीके से इंटरनल फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर एक दूसरे को इफेक्ट्स करेंगे, और किस तरीके से वो आपस में मिलजुल के किसी टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है?
उसके बाद से जो उसको हमारा लास्ट जो है पर्पज में, सो द इंटरेक्शन एमंग द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्टर्स, ठीक है ना, यानी कि जो एक्टर्स है यानी जिस यूजर मान लीजिए, तो यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना, और किस तरीके से सिस्टम आपका उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है यूजर की रिक्वायरमेंट के साथ, यानी कि यूजर जिस फंक्शनलिटी का यूज करना चाहता है सिस्टम में, वो फंक्शनलिटी सही तरीके से यूज हो, मतलब किस तरीके से वो फंक्शनलिटी मतलब यूजर को रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है ना। तो इस यूज केस डायग्राम जो है ये इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी इन सारे पर्पस को अगर देखें, अगर इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हमें समझना हो, ठीक है दोस्तों, तो हम यूज केस डायग्राम का यूज करते हैं। इसका यूज करके हम इन सारी पर्पसेस को, चाहे रिक्वायरमेंट गैदर करनी हो सिस्टम की, चाहे आउटसाइड व्यू देखना हो सिस्टम का, चाहे किस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर किस तरीके से एक्टर की रिक्वायरमेंट को सिस्टम जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सारे पर्पस को अगर हम एज अ डायग्राम शो करना चाहें तो हम यूज केस डायग्राम का यूज करते हैं, ताकि पर्टिकुलर यूजर आए तो हम उसको समझा सकें कि हमारी फंक्शनिंग किस तरीके से होगी, और जब हमें इम्प्लीमेंट करने की बारी आए तो हम इन पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमारे सिस्टम को हमारे डायग्राम को बनाएं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि किस तरीके से हम यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करें दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों अब बात है कि किस तरीके से हम यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करें। तो देखिए पहले हाँ, जो ये थ्योरी लिखी है हम थोड़ा उसको देखते हैं, फिर समझते हैं किस तरीके से हम यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, या किन किन पॉइंट्स को याद रखते हुए हम यूज केस डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि यूज केस डायग्राम आर कंसीडर्ड फॉर हाई लेवल रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम की हाई लेवल रिक्वायरमेंट को अगर एनालिसिस करना हो तो हम यूज केस डायग्राम का यूज करते हैं। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर एनालाइज्ड, द फंक्शनैलिटीज आर कैप्चर्ड इन यूज केस, यानी कि हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और फंक्शनैलिटी को कैप्चर करके यूज केस डायग्राम में शो कर सकते हैं, ठीक है, या इसके थ्रू हम शो कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि we can say that use case are nothing but the some functionalities written in an organized manner, यानी कि यूज केस डायग्राम के थ्रू हम कुछ फंक्शनलिटीज को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में शो कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इनपुट ले रहा है और किस तरीके से वो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। द सेकेंड थिंग विच इज रिलेवेंट टू यूज केस आर द एक्टर्स, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ है इसमें क्या है, एक्टर्स की, यानी कि एक्टर्स जैसा एक्ट करेगा सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा और आउटपुट शो करेगा। एक्टर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इंटरेक्ट विथ अ सिस्टम, यानी कि एक्टर्स उसे कहते हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक्टर कैन बी अ ह्यूमन यूजर, सम इंटरनल एप्लीकेशंस, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो अगर हो डायनेमिक वे में हो रहे हों तो उनसे अंदर के सिस्टम की फंक्शनलिटी जो है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। तो वो ह्यूमन भी हो सकता है, इंटरनल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, और मे बी सम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। वेयर व्हेन वी आर प्लानिंग टू ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम वी शुड हैव टू हैव द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाइड, यानी अगर हमें इसको यूज केस डायग्राम को बनाना है तो हमें जो ये नीचे कुछ जो आइटम्स लिखे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा या उन्हें हमें समझना होगा। तो देखिए जैसे ये पहला आपका लिखा हुआ है फंक्शनैलिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड एज यूज केस, यानी कि जो भी फंक्शनैलिटी है हर एक फंक्शनैलिटी को हम यूज केस के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। कि जैसे एक्टर पर्टिकुलर सिस्टम से कौन सी फंक्शनैलिटी को क्लिक कर रहा है तो हर एक फंक्शनैलिटी को हम यूज केस के रूप में या इस डायग्राम में शो करते हैं। दूसरा दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम एक्टर्स की बात करें तो जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो एक्टर्स जो है वो वो वही चीज़ है जो एक्ट करते हैं, यानी सिस्टम के साथ जो सिस्टम को एक तरीके से क्या करना है ये उनको बताते हैं, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा है आपका रिलेशनशिप एमंग द यूज केस एंड एक्टर्स, यानी यूज केस और एक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, यानी एक्टर्स किस यूज केस को यूज कर रहा है, ठीक है, और उसके
किस एक्टर जो है जिस यूज केस को यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म होगी, तो उसके रिलेशनशिप को भी एक तरीके से आपका यूज केस डायग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आपको ड्रॉ करनी है यूज केस डायग्राम तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, पहला कि यूज केस क्या है, यूज केस फंक्शनलिटी को कहते हैं, एक्टर्स कौन है जो फंक्शनलिटी को यूज कर रहे हैं, और तीसरा कि यूज केस किस तरीके से एक्टर और यूज केस के बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या फंक्शनलिटी उसमें परफॉर्म हो रही है। और अगर देखें यूज केस को अब ड्रॉ करने की बात करें तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज केस डायग्राम आर ड्रॉन टू कैप्चर द फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आफ्टर आइडेंटिफाई द अबव आइटम्स। अगर हमने ऊपर जो ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है ना, कि यूज केस, एक्टर और रिलेशनशिप, ठीक है ना, इसको अगर हम देखते हैं, वी हैव टू यूज द फॉलोइंग गाइडलाइन टू ड्रॉ एन इफिशिएंट यूज केस डायग्राम। तो हमें ये कुछ गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें यूज केस डायग्राम को बनाना होता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी की एक एक गाइडलाइंस है क्या दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जिस गाइडलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है द नेम ऑफ अ यूज केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हर यूज केस का या जो कि एक फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका नेम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखना। द नेम शुड बी चूजन इन सच अ वे टू वे सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनलिटी परफॉर्म। ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शनलिटी का जो हम नेम रख रहे हैं, यानी यूज केस जो हम बना रहे हैं उसका नेम रखना, उसका जो नेम हम लिखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों? क्योंकि नेम ऐसा होना चाहिए कि जो एक्टर हो केवल उस नेम को पढ़ के ही वो समझ सके कि पर्टिकुलर आपका ये जो पर्टिकुलर बटन है या पर्टिकुलर जो इनपुट है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसके थ्रू सिस्टम जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी आसानी से नेम के थ्रू उस फंक्शनलिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, दूसरा है गिव अ सुटेबल नेम टू फॉर एक्टर, और एक्टर को भी एक सुटेबल नेम प्रोवाइड किया जाए कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बता रहे हैं तो उसमें अलग अलग एक्टर्स होंगे, डॉक्टर एक अलग एक्टर कैटेगरी में आएगा, पेशेंट एक अलग एक्टर कैटेगरी में आएगा, नर्स स्टाफ एक अलग एक्टर कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, तो एक्टर्स का भी नेम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग एक्टर अलग अलग फंक्शनलिटी को चूज कर सकते हैं। तीसरी अगर बात करें तो शो रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी क्लियरली इन द डायग्राम, यानी कि हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि ये क्लियरली दिखे कि पर्टिकुलर कौन एक्टर किस फंक्शनलिटी को के साथ क्या रिलेशनशिप है और डिपेंडेंसी उसकी क्या है कि कितना विदाउट उस फंक्शनलिटी के किस तरीके से मतलब कि जब तक वो उस फंक्शनलिटी का यूज नहीं करता तब तक वो उसका काम जो है वो नहीं होता है। यानी एक तरीके से देखें तो डायग्राम में क्लियरली शो हो कि पर्टिकुलर इस फंक्शनलिटी के लिए एक्टर को पर्टिकुलर इस नेम वाले यूज केस को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों चौथा पर्पस देखें तो डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हर टाइप के रिलेशनशिप को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है या कोशिश भी मत करिए। एज द मेन पर्पस ऑफ द डायग्राम इज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, यानी यूज केस डायग्राम का जो मेन मोटो क्या है कि वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके ताकि सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सके या बनाया जा सके। लास्ट पर्पज लास्ट गाइडलाइन क्या है कि यूज नोट्स whenever required to clarify some important points, यानी कि यूज केस डायग्राम में आपको जहाँ लगता है कि कुछ कि किसी फंक्शनलिटी पे कुछ नोट टाइप का लिख देना है जिससे कि हम भूलें ना कि पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया है, यहाँ पे ये या फिर यहाँ पे ये कोड हमने क्यों लिखा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को, इन सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्लस इन 3 चीज़ों को समझते हुए, आइडेंटिफ़ाई करते हुए, ये माने जब तक हम इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर लेंगे, उसके बाद ही हम फिर इस गाइडलाइन का यूज़ करके हम एक यूज़ केस डायग्राम को डेवलप करेंगे दोस्तों। ठीक है? तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको डेवलप करना है। आइए हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको और समझ में आ गया कि क्या है। तो देखिए फॉलोइंग ये जो लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज अ सिंपल यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि ये जो नीचे हम डायग्राम आपको दिखाएंगे ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का है। इफ वी लुक इनटू द डायग्राम देन वी विल फाइंड
3 यूज केस। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो 3 यूज केस हमें मिलता है, एक ऑर्डर, एक स्पेशल ऑर्डर और एक नॉर्मल ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर ये जो लिखा हुआ है ये यूज केस का नेम है, जिसको हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। फिर यहाँ पे जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द स्पेशल ऑर्डर एंड नॉर्मल ऑर्डर यूज केस आर एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑर्डर यूज केस। मीन्स कि जो हमने स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर लिया है उसको हमने किस में एक्सटेंड कर दिया है, ऑर्डर में। यानी एक से वो दोनों कहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर में, ऑर्डर यूज केस में। ठीक है। उसके बाद से फिर दोस्तों दे हैव एक्सटेंड रिलेशनशिप, इनका एक एक्सटेंड रिलेशनशिप भी हम शो करेंगे। एमंग अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्री, और ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम बाउंड्री की माने पर्टिकुलर अगर स्पेशल ऑर्डर है तो उसकी सिस्टम बाउंड्री क्या होगी, नॉर्मल ऑर्डर है तो उसकी सिस्टम बाउंड्री क्या होगी, और अगर ऑर्डर को देखें तो उसकी पूरी सिस्टम बाउंड्री क्या होगी। और अगर दोस्तों सिस्टम बाउंड्री की बात करें तो सिस्टम बाउंड्री उस पर्टिकुलर डायग्राम में ये शो करता है कि किसी टास्क के लिए कितने मॉड्यूल्स एक साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो जितने मॉड्यूल या जितने ऑब्जेक्ट या जितने क्लासेस एक साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक फंक्शनैलिटी को शो करने के लिए, ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं क्या, आपका ये सिस्टम बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नीचे हम अभी फिगर में आपको शो करेंगे, द एक्टर कस्टमर लाई आउटसाइड द सिस्टम एंड इट इज एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो एक्टर है वो आउटसाइड सिस्टम है, जो कि एक्सटर्नल यूजर है सिस्टम का। ठीक है ना। यानी कि आउटसाइड यूजर जो है वो एक तरीके से एक्टर है जो सिस्टम का यूज करेगा। ठीक है, या फिर सिस्टम के लिए एज अ यूजर होगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी अगर हम इस डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइए आपको दिख रहा होगा यूज केस डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ये आपका एक्टर है। ठीक है ना। एक्टर मतलब कि क्या, कस्टमर। ठीक है ना। अब कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर पुट करेगा। ठीक है ना। अब ऑर्डर पुट करेगा तो अब देखिए इस ऑर्डर जो यूज केस है इसके अंदर 2 यूज केस और है, यानी 2 यूज केस हमने और बनाया है, एक आपका स्पेशल ऑर्डर और एक आपका नॉर्मल ऑर्डर, जो कि रिलेशनशिप है, एक्सटेंडेड है, यानी कि ये एक्सटेंडेड रिलेशनशिप का साइन है, यानी कि ये इसके थ्रू यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर स्पेशल ऑर्डर है तो यूज केस क्या करेगा, स्पेशल ऑर्डर है तो उसको इस पर्टिकुलर स्पेशल वाला जो यूज केस है उसके पास भेज देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस जो है आपका परफॉर्म होगा। ठीक है ना। और ये जो सारा प्रोसेस है ये पर्टिकुलर जो जिस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम बाउंड्री। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर अगर कस्टमर दे रहा है तो वो किस किस फंक्शनैलिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो वो जितनी फंक्शनैलिटी है उनको हम एक जगह अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। ठीक है ना। तो ये जो बाउंड्री है वो शो कर रही है कि ये इतने पर्टिकुलर यूज केस हैं जो कि इस एक साथ परफॉर्म होंगे। यानी ऑर्डर में अब स्पेशल ऑर्डर होगा तो स्पेशल ऑर्डर के पास जाएगा, और अगर नॉर्मल ऑर्डर होगा तो वो नॉर्मल ऑर्डर के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे समझने के ऊपर है। होप सो आपको ये डायग्राम के थ्रू जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब और देख लेते हैं कि वेयर टू यूज अ यूज केस डायग्राम, यानी यूज केस का हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम इस पैराग्राफ को देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यूज केस डायग्राम स्पेसिफाई द इवेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर फ्लो। ठीक है ना। बट यूज केस डायग्राम नेवर डिस्क्राइब हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होना है सिस्टम को, यह यूज केस डायग्राम आपको नहीं शो करेगा। यूज केस डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है कि किस तरीके से सिस्टम को बनाया जा सकता है और उसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो सकती है दोस्तों। ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ यूज लिखे हुए हैं यूज केस डायग्राम के, तो उनको देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यूज केस डायग्राम आपका है क्या। ठीक है। तो देखिए जैसा कि पहला लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड हाई लेवल डिज़ाइन, यानी कि पर्टिकुलर अगर हम किसी सिस्टम को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पैराडाइम्स के थ्रू, तो किस तरीके से हम उसको किस तरीके से कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है ना। उसको किस एनालाइज करने में यूज़ केस डायग्राम हमारी हेल्प करता है।
और ये हाई लेवल की डिज़ाइन, यानी कि अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे यूज़ केस डायग्राम हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, ठीक है? दूसरा दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है कि मॉडल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम का क्या मॉडल होगा, ठीक है ना? किस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है ना? यूज़ केस डायग्राम इसको भी शो करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है ना? जैसा कि दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग यूज केस डायग्राम आर यूज टू मेक टेस्ट केस, यानी कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या करता है कि हम टेस्ट करने में हेल्पफुल होता है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जैसा हम इम्प्लीमेंट किए हैं वैसा वो काम कर रहा है कि नहीं। और फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो रिवर्स इंजीनियरिंग देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इन रिवर्स इंजीनियरिंग use case are used to prepare the requirements detail from the existing application, यानी कि अगर रिवर्स की बात करें तो वो हमारे रिक्वायरमेंट्स की डिटेल और अगर सिस्टम में कुछ एरर है तो उसको फाइंड करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम का अगर हम शो कर रहे हैं तो हम उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आज हमने यूज़ केस डायग्राम के बारे में बात की। ये यूएमएल के अंदर आता है और यूएमएल के बिहेवियर स्ट्रक्चरल को शो करता है, और इसके थ्रू हम सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या हो सकती हैं, उसको हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो होप सो आपको ये डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूएमएल के ही बिहेवियर डायग्राम के एक नए टॉपिक को हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो किसी सिस्टम के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच।